आज का जो लास्ट मैंने आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हमारा चल रहा था, है ना। हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोग आर्टिकल 21 यूट्यूब सेशन वाज गुड, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग जो है वो अभी पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट। देखते हैं आर्टिकल 21 ए तक पढ़ाया था। आप सभी लोगों ने आर्टिकल 21 ए तक पढ़ा था। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, है ना। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आ जाता हूँ आर्टिकल 22 पे। ये सारा का सारा राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है ना। ये सारा कुछ राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट। हम लोग लिस्ट भी बनाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो भाई, तो अब फटाफट जो है आप लोग थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ। वीडियो शो नहीं हो रही, लीव करके दोबारा ज्वाइन भी कर दी, नेटवर्क भी प्योर है, वीडियो शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये वीडियो की प्रॉब्लम औरों के साथ भी है? औरों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वीडियो शो ना हो रही हो? फटाफट बता दो। नहीं, एक बार और दोबारा ज्वाइन करके देखना, ठीक है, क्योंकि हाँ सभी को, बाकियों को क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आप एक बार और ज्वाइन करके देखो, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए फिर यहाँ पर आर्टिकल 22 हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आर्टिकल 22 क्या है। व्हाट इज आर्टिकल 22? देखो भाई, आर्टिकल 22 क्या है कि सपोज कि आपने, मतलब कि ये आपको ना गिरफ्तारी से बचाता है कि बिना बात को आपको गिरफ्तार ना किया जाए, ठीक है, बिना बात के आपको गिरफ्तार ना किया जाए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आर्टिकल 22 क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 22 में पहला पॉइंट क्या है कि भाई किसी भी पर्सन को अगर कोई भी अथॉरिटी गिरफ्तार करे, अरेस्ट करे, तो भाई वहाँ पे ग्राउंड्स का बताना बहुत ज़रूरी है, आधार का बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई उस पर्सन को किस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, किस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पुरानी फिल्मों में ये आर्टिकल 22 का यूज़ हमने बहुत देखा है ना। पुरानी फिल्मों में आप देखते हो ना कि पुलिस वाले जब आते हैं तो कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। तो पूछता है वो क्रिमिनल कि इंस्पेक्टर साहब मेरा जुर्म क्या है ना। उसको ये राइट है भाई जानने का, है ना, कि उसका जुर्म क्या है, ये उसको जानने का राइट है। आर्टिकल 22 से उसे ये राइट मिला हुआ है। तो यही है आपका आर्टिकल 22, ठीक है ना, अनुच्छेद 22 कि वो आधार जानेगा। चलो भाई, अब इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया कि आपके अगेंस्ट ये वारंट है ना, आपके अगेंस्ट ये वारंट है, और ले गए पकड़ के, उसको गिरफ्तार करके ले गए। तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या मिलता है उस पर्सन को कि अगर जब वो गिरफ्तार कर लिया गया तो अब ये जरूरी है कि भाई अब 24 घंटे के भीतर, विद इन 24 आवर, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है ना। 24 घंटे के भीतर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर देखो, अगर 24 घंटे में अगर वो पर्सन नहीं प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पे एक रिट भी लग सकता है उस अथॉरिटी को, जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस एक रिट होता है, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, कि कोई भी अथॉरिटी किसी पर्सन को अरेस्ट करके ले जाए और 24 घंटे के भीतर उसे प्रस्तुत ना करे तो उस पर हेबियस कॉर्पस रिट लग सकता है, कोर्ट भेज सकते हैं उसे नोटिस हेबियस कॉर्पस का, ठीक है। तीसरा राइट क्या मिलता है उस पर्सन को? तीसरा राइट उस पर्सन को मिलता है कि वो ना लीगल एडवाइस ले सकता है। लीगल एडवाइस ले सकता है। लीगल एडवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो न्यायिक सलाह ले सकता है। न्यायिक सलाह।
अब यहाँ पे लीगल एडवाइस या न्यायिक सलाह का सही मतलब क्या है कि भाई वो एक ना एडवोकेट हायर कर सकता है, वो एक वकील हायर कर सकता है अपने लिए, ठीक है, यही मतलब है यहाँ पे लीगल एडवाइस का। तो किसी भी पर्सन को रिपीट कर दूँ, हाँ ठीक है, मैंने क्या बताया, आर्टिकल 22 बता रहा था कि अगर ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से कुछ राइट्स देता है कि अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले उसको ग्राउंड्स बताना होगा कि आप किस आधार पर गिरफ्तार किए जा रहे हो। दूसरा, अगर उसे गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, नहीं करेगा तो हेबियस कॉर्पस रिट लग सकता है उसके ऊपर, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट लग सकता है उसके ऊपर। तीसरा कि जो भी गिरफ्तार किया गया है उसको लीगल एडवाइस लेने का पूरा राइट है, न्यायिक सलाह ले सकता है, वो एक एडवोकेट हायर कर सकता है अपने लिए। यहाँ पे मतलब है एडवोकेट से कि वो अपने लिए एक वकील कर सकता है ना। आप जानते हो ना, देखो वकील करना, यहाँ पे लीगल एडवाइस लेना आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर आप एक लॉयर एफर्ट नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है, ठीक है, तो आपको सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है ना, क्योंकि ये आपको फंडामेंटल राइट है, मिलना चाहिए आपको ये सारी चीजें। रिट होता है, रिट एक टॉपिक ही आएगा वैसे आगे। रिट क्या होता है भाई कि जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, तो उस केस में कोर्ट रिट जारी करती है। जो कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट रिट जारी करती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, तो इस चीज को रिट कहते हैं। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बताया मैंने, हेबियस कॉर्पस कि उस पर्सन को अगर विद इन 24 आवर, 24 घंटे के भीतर नहीं लाया गया मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर उस अथॉरिटी को कोर्ट एक रिट भेज सकता है, हेबियस कॉर्पस। रिट का नाम है, नोटिस कह लो कि भाई इस पर्सन को प्रेजेंट करो हमारे सामने कि तुम्हें गिरफ्तार किए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक तुमने इसको हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो ये होता है। चलो जी, तो ये आर्टिकल 22 हो गया। तो आप जानते ही हो कि जो राइट टू फ्रीडम था, स्वतंत्रता का अधिकार, वो तो 19 से 22 तक ही था। अब हमारा अगला राइट शुरू हो जाएगा, ठीक है, हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे आते हैं अब। चलिए जी, अगला फंडामेंटल राइट। सो आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है, अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। फटाफट देख लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले 23 क्या है। 23 सिंपल है, एबोलिशन ऑफ बेगार की समाप्ति, बेगार पर प्रतिबंध या बेगार की समाप्ति। हाँ जी, तो बेगार क्या होता है, बंधुआ मजदूर तो आप अच्छे समझते हो, फोर्स्ड लेबर, कि बिना वेतन दिए मनचाहा काम करवाना। एक तरह से आप पुराने टाइम में जाओगे तो इसको गुलाम प्रथा कह सकते हो, है ना, स्लेवरी सिस्टम कह सकते हो, गुलाम प्रथा। तो भाई बेगार पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23, स्लेवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगाता है, गुलाम प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है ना, बेगार। एंड एक चीज और जोड़ लो, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और मानव तस्करी, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी जोड़ लो इस पे। मानव तस्करी, मानव तस्करी का क्या मतलब है कि मानव को बेचा जाना, वस्तुओं की तरह बेचा जाना, है ना, इन चीजों पे भी प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए, देखो मैं ही पूछ दूं कि भाई कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगाता है, गुलाम प्रथा पर, तो आर्टिकल 23 हो जाएगा। अगला है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 24? कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चों को, भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में ना लगाया जाना, है ना, एनी हजार्डस वर्क, एनी
हजार्डस वर्क, किसी खतरनाक कार्य में ना लगाना, ये आपका आर्टिकल 24 है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये केवल खतरनाक कार्य की बात यहाँ पे होती है, जैसे कि खादान, माइनिंग, फैक्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज वगैरह, सर्कस वगैरह, इन सब से रोकता है ये। इन सब पे ह्यूमन के बाद, हाँ ह्यूमन के बाद ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग बेचना खरीदना, ट्रैफिकिंग होता है मानव तस्करी, तस्करी होता है इसका मतलब। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज की शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है? 15 से होती है, 15 से होती है ना। देखो एक बार ना हमारे देश की संसद में, 2012 की बात है कि एक मुद्दा भी उठा कि ना एक्चुअली ये जो 14 वर्ष तक है ना, इसमें एनी वर्क कर दो, एनी वर्क, कोई भी कार्य कर दो, ताकि ना, हाँ मैं स्लो हूँ, बहुत स्लो हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है चलो थोड़ा और स्लो हो जाता हूँ, कोई नहीं। नहीं वर्किंग एज 18 नहीं है, 15 से 60 होता है इंडिया के अंदर में। मैं वही समझा रहा हूँ, मैं अभी वही समझा रहा हूँ क्या है। देखो हमारे देश में 2012 में संसद में ये मुद्दा उठा कि ना 14 वर्ष तक ना एनी वर्क कर दो, एनी वर्क, कि किसी भी कार्य में ना लगाया जाए 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो इससे क्या है कि शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा मिलेगा, है ना, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भारत एक गरीब देश है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं उठाया, ठीक है। और जो आप 18 से कह रहे हो ना, वो सरकार का कहना था कि 18 से हजार्डस कर दो, 18 तक जो है ना वो हजार्डस वर्क कर दो, खतरनाक कार्य, खतरनाक छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब ये चीज़ है। तो बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24, जो है सिंपल सी बात है कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में यही दो आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और 24, आर्टिकल 23-24। किसी को यहाँ से कोई प्रॉब्लम? ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला राइट शुरू करेंगे अब। आर्टिकल 23 बता दूं, देखो आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 है बेगार बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध और मानव तस्करी पर प्रतिबंध, कि मानव को भी बेचा नहीं जाना चाहिए, है ना। गुलाम प्रथा है ना भाई, मैंने क्या बताया सिंपल भाषा में समझने के लिए, कि गुलाम प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, स्लेवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगाता है ये। आर्टिकल 24 बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में ना लगाना, खतरनाक कार्य में ना लगाना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। सॉरी, बंधुआ कह रहा हूँ, बाल मजदूरी, अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। अच्छा चलो, एक ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ना छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ वही, ठीक है। आप देखते हो ना कि ये चाइल्ड जो होते हैं ना, ये बच्चे काम करते हैं ये फिल्मों में, सिनेमा, इसको आप क्या कहोगे? मतलब 14 एज है, एज 14 ईयर्स है। नॉन हजार्डस वर्क। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसे ना वर्क माना ही नहीं जाता। एक चीज तो आप ध्यान रखना, इसे वर्क कंसिडर नहीं किया जाता, इसको आर्ट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। हाँ, आर्टिस्ट, इसको आर्ट का पार्ट माना जाता है, ना कि वर्क कंसिडर किया जाता है इसको। आर्टिस्ट, ठीक है ना, कला का भाग माना गया है इसको। नो नो नो, दिस इज नॉट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्ट। कला का पार्ट है कि जो बच्चे काम करते हैं फिल्मों में, सिनेमा में, चाइल्ड आर्टिस्ट कहलाते हैं ये। चलो आ जाते हैं अब अगले राइट पे। अब अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो आवर नेक्स्ट राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ, जल्दी ही ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा फाइनली, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। जानते हैं एक एक करके इसके बारे में। पहले आर्टिकल 25 डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है। तो आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो, तो किसी भी धर्म को मानने का है ना कॉन्साइंस, उसके प्रोपेगेशन का, प्रचार प्रसार प्रोपेगेशन, तो इन सब का अधिकार देता है ये आपको, ठीक है, इन सब का अधिकार देता है अनुच्छेद 25 में कि आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो उसको मानने का और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार मिलता है आपको अनुच्छेद 25 से, आर्टिकल 25 से, ठीक है। ये आर्टिकल 25 हो जाता है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 26 क्या है? देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हम इंडिया, ये ना राइट्स आपके हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के हैं, यू गाइज कैन कॉन्साइंस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, है ना, ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ना अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया तो एक सेक्युलर देश है, ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है ना। आप कभी भी देखो, हम अगर ये कह दें कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, है ना, अगर हम ये कह दें कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, तो भाई ये संवैधानिक नहीं है, ये हम ऐसे ही कह देते हैं, वो बात अलग है। ये संवैधानिक नहीं है क्योंकि भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि जिसका कोई भी रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन ना हो, ठीक है, इस चीज को कहते हैं। तो आर्टिकल 26 क्या है? 26 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 26 है टू मैनेज या टू ऑर्गेनाइज, एक मिनट, टू ऑर्गेनाइज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक सम्मेलन गठित करना, धार्मिक सम्मेलन गठित करना। देखो थोड़ा सा ना मैं आपको बता दूं, मेरे से हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, हो सकता है मात्रा वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो देख लेना, सही कर लेना खुद ही। टू ऑर्गेनाइज रिलीजियस अफेयर, कोई भी धार्मिक अफेयर वगैरह, सम्मेलन वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का, जैसे मुस्लिम्स वगैरह में जमात होता है, हिंदुओं में कुछ भी है, जागरण ही मान लो, ठीक है, एक सिंपल सी बात हम करते हैं। तो भाई इस तरह की चीज़ों को अच्छा ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, चलो। तो इन चीज़ों को हम आर्टिकल 26 में रखते हैं, अनुच्छेद 26 में रखते हैं। टू ऑर्गेनाइज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक सम्मेलन वगैरह गठित करना। इसके बाद आर्टिकल 27 क्या है? अनुच्छेद 27 क्या है? आर्टिकल 27 क्या है? देखो भाई आर्टिकल 27 है चलो मैं अगले पेज पे ले लेता हूं इसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आर्टिकल 27 है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ध्यान से समझना भाई, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, शैक्षिक संस्थान हो, कोई भी शैक्षिक संस्थान हो और ये संस्थान सरकार द्वारा संचालित हो, ये संस्थान गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, सरकार द्वारा संचालित हो, तो ऐसे किसी भी संस्थान में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई भी ऐसा स्कूल, शिक्षा संस्थान कुछ भी हो जो सरकार द्वारा पोषित हो, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हो, तो वहाँ पे धार्मिक इंस्ट्रक्शंस, शैक्षिक जो भी है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी ने पूछा है कि आर्टिकल 26, भाई आर्टिकल 26 है टू ऑर्गेनाइज रिलीजियस अफेयर्स, जो भी धार्मिक मामले होते हैं, धार्मिक सम्मेलन होते हैं,
धार्मिक सम्मेलन, इन सबको गठित करना, है ना। मैंने क्या बोला, जैसे सिंपली समझने के लिए जागरण है, जमात है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, चीज़ें जो हम यहाँ पे गठित कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। हाँ जी, तो अनुच्छेद 27 क्या है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित हो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। सिंपल सी बात है, किसी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती वहाँ पे। ट्रिक नहीं है भाई इतना, देखो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके ट्रिक्स तो उतना है नहीं, ठीक है ना। चलो मैं देखता हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ बन पाता है तो बताता हूँ मैं ट्रिक्स अगली क्लास में। इसके बाद है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 क्या है। ट्रिक तो उनके होते हैं जो 2-4 चीज़ों को मिलके बनाओ, ये तो पूरा चैप्टर है पूरा का पूरा, है ना। आर्टिकल 28 क्या है, अनुच्छेद 28 क्या है, जरा जानते हैं कि भाई हमारी जो सरकार है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, है ना। अनुच्छेद 28 कहता है कि हमारी सरकार किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकती, कोई भी ऐसा कर नहीं लग सकता। जैसे कि मैं आपको ना रिसेंट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, वर्तमान का एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलते हैं भाई। हो गया 7-8 साल तो पढ़ाते हुए हो ही गए, ठीक है, 8-9 साल, 9 साल हो गए होंगे लगभग, ठीक है। चलो, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा। देखो, अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ, हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ या हो रहा है, जो भी है ना। आप जानते हो कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है, तो क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए जो पैसा दिया गया है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से दिया गया है, क्या सरकार के खजाने से दिया गया है? क्या सरकार ने इस चीज के ऊपर पैसा खर्चा किया है? जी नहीं, ये सारा का सारा पैसा डोनेशन का है ना। आप अच्छे से जानते हो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी पैसे इकट्ठे किए गए हैं, ये सारे दान के पैसे हैं, डोनेशन के पैसे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है टैक्स वगैरह लगा के, या सरकार के पास जो पैसा आता है, सरकार उन पैसों को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए खर्च नहीं कर सकती, किसी एक विशेष धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकती। ऐसा साफ साफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आर्टिकल 28 में, ठीक है। तो आर्टिकल 28 इस चीज से रिलेटेड है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा राइट टू रिलीजन, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फटाफट अब अगले राइट पे आ जाते हैं। इसके बाद अब हमारा अगला अधिकार शुरू होता है। चलो हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है, अगला पेज ले रहा हूं। नेक्स्ट राइट जो है हमारा वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, सांस्कृतिक और शैक्षिक, कि ये जो अधिकार मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है कि ये जो अधिकार है ये माइनॉरिटीज के राइट हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी जनसंख्या कम होती है ना। अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा डोनेशन मनी के ऊपर, और ना वो एक अलग चीज है ना, डोनेशन मनी के ऊपर टैक्स नहीं देगा वो तो। आर्टिकल 28 रिपीट करूँ, आर्टिकल 28 मैंने क्या बताया कि जो हमारी सरकार है
वो किसी एक स्पेशल धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, या गवर्नमेंट का पैसा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 28 है मतलब। हाँ जी, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार है 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखते हैं जरा क्या है आर्टिकल 29 क्या कहता है। हाँ, मैंने क्या बताया, अल्पसंख्यक क्या होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, जनसंख्या कम होती है। जैसे हमारे देश में लाइक जैसे बौद्धिस्ट है या मुस्लिम है, इनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, ये हमारे देश में स्टेट भी वेरी कर सकता है। अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाओगे, आप पंजाब में जाओगे, तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म है वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 29 क्या कहता है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा और स्क्रिप्ट, अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार रखते हैं कि भाई ये अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करें, है ना, अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करें, कंजर्व करें। ये अधिकार इन्हें अनुच्छेद 29 से मिलता है, टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, वहीं आर्टिकल 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि ये अल्पसंख्यक जो है ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्थापित कर सकते हैं, ये एक शैक्षिक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं ये अल्पसंख्यक, और वो इन शैक्षिक संस्थान में अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अगर कोई सिख स्कूल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे गुरुमुखी जरूर पढ़ाया जाता है। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, अगर आप किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू होता है वहाँ पे, है ना, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। माइनॉरिटीज मैंने बोला कि जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जनसंख्या कम होती है जिनकी। हाँ, कोई कह रहा है कि शायद आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 इंटरचेंज कर दिए बाय मिस्टेक। अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट रुक जाओ। शैक्षिक संस्थान, सरकार, टैक्स, हाँ ये ठीक बोला है किसी ने, ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया, हाँ गलती से, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, टैक्स वाला पहले आएगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला बाद में आएगा, सॉरी। हाँ ये ठीक कर लेना जरा। चलो, तो मैंने आर्टिकल 30 क्या बोला कि जो अल्पसंख्यक है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थान, और वो यहाँ पर अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड एजुकेशन इन देयर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो पूछा जाएगा कि अगर अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार कौन सा है, तो 29 और 30 ये उनसे रिलेटेड है। माइनॉरिटीज बताया मैंने, माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है ना, माइनॉरिटीज जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, जिनकी जनसंख्या कम होती है वो माइनॉरिटीज होते हैं ना, उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। जैसे कि ये टर्म से ही पता चल रहा है हमें, इनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। आर्टिकल 31 तो है नहीं, है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। क्या आता था आर्टिकल 31 में, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर करो। हाँ 29-30 मैंने क्या बताया। आर्टिकल 29 क्या है
आर्टिकल 29 क्या है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या है कि वो एक शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और इस शैक्षिक संस्थान में, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण भी मैंने आपको दिया कि जो सिख स्कूल होते हैं, खासकर इसमें गुरुमुखी लिपि पढ़ाते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उर्दू होता है, मुस्लिम स्कूल में जाओगे तो उर्दू जरूर होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होता है ना। तो ये चीज है मतलब। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी था 31 में, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। और राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। चैट टू होस्ट कर दूँ, ये कैसे होगा? ये आप लोग होस्ट को ही मैसेज आप ही करो ना प्लीज। हाँ, अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, चलो आर्टिकल 31 आप लोगों ने बताया, 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, बिल्कुल सही बात है। फटाफट 2-3 चीजों के आंसर दोगे मेरे को। एक तो आर्टिकल 31 रिमूव कब हुआ था, ईयर बताना है, फटाफट बता दो मेरे को। चलो, आर्टिकल 31 रिमूव कब हुआ? कोई 19, ये लास्ट क्लास में नहीं थे क्या ये लोग? हाँ, जिसने 1978 आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, 1978 में रिमूव हुआ था ये आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अमेंडमेंट था? फटाफट अमेंडमेंट नंबर बताओ, संशोधन का नंबर क्या था भाई, फटाफट बताओ। वेरी गुड, 44th अमेंडमेंट, बहुत अच्छे। तो ये आप लोगों को ध्यान है, इसका मतलब है आप लोगों ने अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छे। तो अनुच्छेद 31 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। फिर आया आपका आर्टिकल 32, डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है ये आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जानते हैं क्या है जरा? अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आपको ये अधिकार मिलता है, हाई कोर्ट जा सकते हो आप। देखो भाई, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का तो अधिकार अनुच्छेद 32 से ही मिलता है, अनुच्छेद 32 से ही मिलता है, और हाई कोर्ट जाने का अधिकार अनुच्छेद 226 से मिलता है। आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय कोर्ट होता है, एक एपीलेट कोर्ट होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ पे आप अपील से पहुँचते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर मैटर है, अगर मौलिक अधिकार का मामला है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आर्टिकल 32 में आपको रेमेडी मिलता है, आपको उपचार मिलता है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ये आर्टिकल ना होता तो फिर बाकी फंडामेंटल राइट किस काम के होते? जब हमें उपचार ही नहीं मिलता, है ना, जब हमें रेमेडी ही नहीं मिलता, तो हम क्या कर लेते इन फंडामेंटल राइट्स को रख के? तो ये यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, कि अगर कोई उल्लंघन करे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने का अधिकार देता है हमें, है ना। तो आर्टिकल 32 को इसीलिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं इसको। जिस तरह शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर किसी काम की नहीं, उसी तरह अगर हमारे संविधान में ये आर्टिकल नहीं होता तो हमारा संविधान किसी काम का नहीं होता, ऐसे ही धरा का धरा रह जाता। हाई कोर्ट के लिए 226 है, 226 हाई कोर्ट के लिए। तो
पेटिशन डाला जाता है ना इन्हीं के आधार पे, जो डालते हैं पेटिशन फाइल करते हैं हमारे जैसे आपके जैसे, फिर उसी पे सुनवाई होती है, फिर उसी पे ये कोर्ट सुनवाई करते हैं, मतलब ये चीज़ होता है। ऐसा जरूरी नहीं, एक चीज़ याद रखना आप, ऐसा जरूरी नहीं कि पेटिशन ना कोई वकील ही डालता हो, है ना। जनरली ऐसा नहीं है कि कोई एडवोकेट ही पेटिशन डालता हो। पेटिशन एक आम आदमी भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर टाइम हो तो, है ना। यहाँ तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, उतना समझ भी नहीं है ना, हमें क्या लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वकील जो होते हैं वो तो लगे रहते हैं इन्हीं चीज़ों में, उनका काम ही यही है। तो भाई फाइनली फंडामेंटल राइट जो है वो फिनिश हो गया, है ना। मौलिक अधिकार खत्म हो गए। फंडामेंटल राइट में आपका यही आता है ना, यही थे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये, संवैधानिक उपचार, कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको उपचार मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना, रेमेडी मिलता है आपको। तो इसीलिए इस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा, क्योंकि अगर ये राइट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है बाकी राइट किसी काम के नहीं होते, इस वजह से। वो आर्टिकल अच्छा मैं चला ही जाता हूँ एक बार वहाँ पे, 1 मिनट। हाँ वो ये वाले थे 27 और 28, बस 28 वाला 27 में, 27 वाला 28 में, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं, ये वाला है, बाकी चीजें सेम है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई प्रॉब्लम? रिट देखो, रिट ना एक टॉपिक ही आएगा पूरा, है ना। हाँ बाकी ठीक है, रिट ना पूरा एक टॉपिक ही आएगा। रिट क्या है कि कोई भी अथॉरिटी अगर अपने मौलिक अधिकार का आपका हनन करती है, या वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं निभाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, या फिर वो अपने कर्तव्यों से बाहर जा रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में रिट होता है, तो रिट टॉपिक ही आएगा। 33 से 35 चलो मैं फटाफट बता देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ एक बार 33 से 35 क्या है। चलो जी, किसी का डिमांड है कि देखो 33 और 34 में इसकी लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन, मौलिक अधिकारों का सीमित होना। कहाँ कहाँ पे मौलिक अधिकारें सीमित होती हैं? सबसे पहले आर्टिकल 33 क्या है भाई? आर्टिकल 33 है कि जैसे कि आर्मी के लोग जो होते हैं या जो पुलिस वगैरह में जो लोग होते हैं, तो इनको ना मौलिक अधिकार सीमित में मिला होता है, इनको सारे मौलिक अधिकार नहीं मिले होते, ठीक है, इनको सारे मौलिक अधिकार नहीं मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि देख लो आपकी ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है ना। अब भाई आपने सुना होगा कि आर्मी और पुलिस में एसोसिएशन नहीं बना सकते, है ना, आर्मी और पुलिस वाले एसोसिएशन नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते, आर्मी और पुलिस असेंबली नहीं कर सकते, पता लगे कहीं यही धरना प्रदर्शन करके बैठ गए। इनका तो ध्यान रखना है उन चीज़ों का, और यही धरना प्रदर्शन करके बैठ गए, है ना। तो आप देख सकते हो ना कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इनको नहीं मिलते, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो इनको नहीं मिलते, है ना। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहते हैं, संविधान की आत्मा। तो भाई आर्टिकल 33 है लिमिटेशन, कि आर्मी और पुलिस के लिए लिमिट होना। आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 34 क्या है कि जब हमारे देश में मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल कानून लग जाए, जैसे कर्फ्यू वगैरह आ जाते हैं इसके अंतर्गत, मार्शल कानून लग जाए, तो मार्शल कानून के केस में भी क्या होता है कि कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना, मार्शल कानून में। ये आर्टिकल 34 है। तो भाई आर्टिकल 33 और 34 क्या है कि मौलिक अधिकारों की लिमिटेशन को बता रही है, इसके कुछ सीमित होने को दर्शा रहे हैं कि कुछ सीमित होता है ये कुछ लोगों में, कुछ कंडीशंस में, है ना। तो ये है। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 क्या है कि हमारी सरकार जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ये किसी फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से प्रभावी बनाने के लिए
चाहे तो लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, कानून बना सकता है भाई पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से प्रभावी बनाने के लिए। जैसे कि चलो मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। 34 होता है ना मार्शल लॉ, कर्फ्यू वगैरह मान लो, है ना, एक तरह से कि लोग बाग एकत्रित नहीं करने दिए जाते, काफ़ी सेंसिटिव मामलों में इसे लगा दिया जाता है मार्शल लॉ को। तो वहाँ पे क्या है कि सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते फिर आपको, है ना, तो ये चीज़ है। चलो तो आर्टिकल 35 का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि 2002 में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, भाई लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने। 2002 में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, और फिर 2009 में एक कानून आया राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट 2009 में आया था। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट को अच्छे से प्रभावी करने के लिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में ये एक्ट लाया गया। तो ये चीज़ें होती है ना कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से प्रभाव में लाने के लिए कोई कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 35 है, आर्टिकल 35 है, ठीक है। चलो जी, अब क्लियर है सभी को, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, किसी और को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट, वरना फिर अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 कि अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो बाकी फंडामेंटल राइट किसी काम के नहीं होते। भाई जैसे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर किसी काम की नहीं, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही है ना, उसी तरह से है ये। क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, है ना, क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस करूंगा। अब जैसे मान लो यही पूछ दे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हो गया अनुच्छेद 32, है ना। और अब मान लो क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल मौलिक अधिकारों का सीमित होना दर्शाते हैं, है ना, तो ये बात कहाँ आती है, 33 और 34 में आती है ना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। 33 मैंने क्या बताया था, ये रहा भाई कि जो आर्मी और पुलिस वाले होते हैं इनको फंडामेंटल राइट लिमिटेशन में मिला होता है। ये एसोसिएशन नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते, ये असेंबली नहीं कर सकते, तो ये चीज़ है आर्टिकल 33। तो फाइनली चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर, ठीक है। सभी तैयार है भाई अगले टॉपिक के लिए? मैं तो भाई मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, है ना, आई एम फ्रॉम बिहार। वैसे मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है, मेरा जन्म यहीं पे हुआ था, बट वैसे बिहार से हूँ मैं। चलो जी, अब अगला टॉपिक आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू कर रहे हैं आज हम, ठीक है। एक तो ना मैं आपको फेडरल सिस्टम समझाऊंगा पहले कि फेडरल संरचना क्या होती है। कई बार ना हमें यही नहीं पता होता कि ना कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, क्या चीज़ें सेंटर में होती हैं और क्या चीज़ स्टेट में होती है। हाँ ओके, ठीक है। तो चलो फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना। देखो मैं क्या कह रहा था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को फेडरल सिस्टम समझा रहा हूँ कि संघीय प्रणाली क्या होती है। समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं। इसीलिए सबसे पहले फेडरल सिस्टम होता क्या है, संघीय प्रणाली क्या होती है, इसका मतलब समझना। भाई संघीय प्रणाली का मतलब होता है मल्टी लेवल गवर्नमेंट।
मल्टी लेवल गवर्नमेंट, बहुस्तरीय सरकार, पहला पॉइंट, मल्टी लेवल गवर्नमेंट, बहुस्तरीय सरकार। तो आप जानते हो ना, हमारे देश में पहले केंद्र सरकार है ना, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट है। तो ये हो गया ना, ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट हो गया, ये बहुस्तरीय सरकार हो गया, ठीक है, दिस इज मल्टी लेवल गवर्नमेंट, है ना। इसके बाद दूसरी बात, फेडरल का मतलब एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग देम, और इनके बीच शक्तियों का वितरण, और इनके बीच शक्तियों का वितरण। आप हमेशा सुनते हो कि केंद्र के अपने मामले होते हैं, राज्य के अपने मामले होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने मामले होते हैं, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट के अपने मैटर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अपने कुछ फील्ड्स होते हैं काम धंधे के, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, फेडरल सिस्टम में, कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट, बहुस्तरीय सरकार एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और शक्तियों का वितरण, सबके अलग अलग शक्तियाँ होती है। तो देखो, इस फेडरल सिस्टम में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाता है आपका सेंट्रल, लोकल तो अभी रहने ही देते हैं, बाद में समझेंगे। एक हो जाता है सेंट्रल, चलो, जिसको आप पार्लियामेंट भी कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से इट पार्लियामेंट, संसद भी कह सकते हो, है ना, केंद्र हो गया, और इसको आप संसद भी कह सकते हो, ये केंद्र में ही होता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है स्टेट, हो गया आपका। सेकंड हो गया राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखो, सेंटर में दो चीजें आती हैं पार्लियामेंट में, एक तो यहाँ पे आता है लोकसभा, लोकसभा, दूसरा यहाँ पे आता है राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा यहाँ पे हिंदी में सेम कहते हैं इनको, लोकसभा राज्यसभा ही कहते हैं, और तीसरा इसमें प्रेसिडेंट आता है। सबसे पहले तो मेरे को प्रेसिडेंट ही लिखना था, चलो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों आपके सेंटर के पार्ट होते हैं, इन तीनों को केंद्र में रखा जाता है, पार्लियामेंट में इन तीनों को रखा जाता है ना। स्टेट की बात करें, हाँ जी, न्यू चैप्टर है ये। स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या क्या आ जाता है आपका, स्टेट में एक तो गवर्नर आ जाता है, स्टेट में राज्यपाल, हिंदी में इसको राज्यपाल कहते हैं, गवर्नर आ जाता है। दूसरा स्टेट में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली आता है, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, हिंदी में हम इसे विधानसभा कहते हैं। और तीसरा आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये धीरे धीरे आगे आप पढ़ोगे ना, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। अभी आपको लग रहा होगा शायद कि क्या है ये, है ना, बट कोई नहीं। तीसरा विधान परिषद आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्टेट के पार्ट होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, इनके जो मेंबर होते हैं ना, आप इन्हें एमपी कहते हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसके भी मेंबर एमपी ही कहलाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अंतर सिर्फ इतना है कि ये लोकसभा के होते हैं, ये राज्यसभा के होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, विधानसभा के सदस्य को आप एमएलए कहते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही मतलब होता है एमएलए का। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, ठीक है, इनको आप एमएलसी कहते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको एमएलसी कहा जाता है। अभी जो हमारा जो अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो इन्हीं सबके इर्द गिर्द घूमने वाला है, इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे अब आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर में, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ और भी चीज़ें जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो ऊपर ऊपर से बताया मैंने थोड़ा। चलो, इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे हम, इसमें हम लोकसभा स्पीकर भी पढ़ेंगे, है ना, काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे तो मैं जनरली आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्या सेंटर का पार्ट होता है पार्लियामेंट का और क्या स्टेट का पार्ट होता है, क्योंकि ना बहुत लोगों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि राज्यसभा शायद स्टेट में होता होगा, इसमें राज्य जुड़ा हुआ है तो शायद ये स्टेट में होता होगा। नहीं, ये पार्लियामेंट में होता है, स्टेट में नहीं होता, राज्य में नहीं होता ये, ठीक है। और पार्लियामेंट में राज्यसभा क्यों नाम पड़ा है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखो, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टी लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
तो दो स्तर हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेंट्रल का पार्ट हो गया जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, कि स्टेट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल में आपका आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जबकि स्टेट में आ जाता है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को एमएलए कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को एमएलसी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ें बताई है मैंने, कोई अंतर नहीं है। हाँ, जो अंतर है वो चैप्टर के साथ हम समझेंगे भली भांति, है ना, कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है वो हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। लेकिन कहते दोनों के ही मेंबर्स को एमपी है, दोनों के सदस्यों को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी ही कहा जाता है। एमएलसी, हाँ कोई बात नहीं है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो शायद वहाँ पे एमएलसी नहीं होता होगा, क्योंकि एमएलसी हमारे कंट्री में सारे स्टेट्स में नहीं है ना। एमएलसी हमारे कंट्री के सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, और वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में है ये। अभी यहाँ पे जो यूपी से बिलोंग करते होंगे, उत्तर प्रदेश जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, कुछ अगर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से है, या कुछ कर्नाटक और महाराष्ट्र से हैं, तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा एमएलसी के बारे में, ठीक है। वो जानते हैं कि एमएलसी क्या होता है, क्योंकि अभी जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया उन्हीं स्टेट्स में ये एमएलसी होता है ना। आगे आएगा, आगे हम समझेंगे इसको। चलो मैं जो सबसे पहला टॉपिक अभी शुरू करने जा रहा हूँ, डेट इज़ प्रेसिडेंट। पहले हम लोग प्रेसिडेंट को समझेंगे। एमएलसी और एमएलए, एमएलसी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। हाँ, दिल्ली में एमएलए और एमपी होते हैं, बस एमएलएज और एमपी होते हैं यहाँ पर। चलो फिर देखते हैं आगे। अब प्रेसिडेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं अब। तो भाई यहाँ पे ये टॉपिक शुरू हो गया प्रेसिडेंट। जितना ये बड़ा टॉपिक है उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जितना बड़ा ये टॉपिक है उतना इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक। क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इससे, एमएलसी से, सॉरी प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 52? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। तो यानी कि अगर प्रेसिडेंट के पद के होने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है तो 52 में कही गई है ना। अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के पद की बात किस आर्टिकल में मेंशन की गई है तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 इससे रिलेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे देश में फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, प्रथम नागरिक माना जाता है हमारे देश का। ये इसकी एक खास बात है कि हमारे देश में प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आप यूएसए की बात अगर करोगे तो देखो यूएसए में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कि वहाँ भी जो फर्स्ट सिटीजन है वो प्रेसिडेंट ही होता है फर्स्ट। लेकिन वहाँ पे एक फर्स्ट लेडी का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक फर्स्ट लेडी का भी कॉन्सेप्ट होता है यूएसए में। तो जो प्रेसिडेंट की वाइफ है ना उसी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। बट भाई हमारे कंट्री में ना फर्स्ट लेडी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ओनली प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि वो फर्स्ट पर्सन माना गया है ना, फर्स्ट सिटीजन माना गया है। दूसरा, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये हाईएस्ट पोस्ट होता है, इससे ऊंचा कोई पोस्ट नहीं होता। इट इज हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति के पद से ऊपर कोई भी पद नहीं है, सबसे उच्च पद माना गया है इसको, हाईएस्ट पोस्ट माना गया है हमारे भारत के अंदर में प्रेसिडेंट के पोस्ट को।
आर्टिकल 53 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, कि हमारे देश में कुछ भी जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। ये अनुच्छेद 53 में ऐसी बात कि कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क होगा, हाँ पहले सैलरी बता दूं, है 5 लाख। अब प्रेसिडेंट की ही तैयारी करना शुरू कर दो, इससे ज़्यादा सैलरी किसी में नहीं है इंडिया में, ठीक है। हाँ 5 लाख। अभी थोड़ी देर में ना योग्यता बताता हूँ, एलिजिबिलिटी, और उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर देना प्रेसिडेंट के लिए। इससे ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं है, मज़ा आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो 5 लाख सैलरी तो भी टैक्स फ्री होता है, टैक्स भी नहीं लगता, समझ आई बात, टैक्स भी नहीं लगता प्रेसिडेंट की सैलरी के ऊपर, सबसे बड़ी बात। और सैलरी क्या है? सैलरी तो कुछ भी नहीं है, इनके जो अलाउंसेस होते हैं वो तो और भी ज़्यादा, मतलब कि रहने की जो जगह है, गाड़ी, सुरक्षा, जो भी है ना, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं इनको। और यही नहीं, जब अपने पद को ये छोड़ देते हैं तो उसके बाद 50% सैलरी का 50% पर मंथ पेंशन भी मिलता है, पर मंथ पेंशन भी मिलता है 50%। अब खुद ही बता दो कि जो नर्सिंग ऑफिसर ज़्यादा अच्छा है या फिर राष्ट्रपति का पद ज़्यादा अच्छा है, सोच लेना एक बार, ठीक है। काफ़ी समय है आप लोगों के पास। तो 50% सैलरी भी मिलती है इन्हें, तो ये चीज़ है। तो आगे देखते हैं फिर। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में है। हमारे देश में जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे ये सारे के सारे काम होते हैं। नहीं देखो, ये 9 लाख आपने तब पढ़ा होगा जब 1.5 लाख रुपए सैलरी थी प्रेसिडेंट की, ठीक है। 1.5 लाख रुपए जब सैलरी थी, तो जब 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी तो साल का कितना हो गया? 18 लाख हो गया, और साल का 18 लाख तो 50% 9 लाख हो गया, ठीक है। 50% 9 लाख हो गया। बट अब सैलरी 9 लाख, अब सैलरी 18 लाख थोड़ी है। अब तो सैलरी जो है प्रेसिडेंट की 60 लाख रुपए साल की, और 30 लाख रुपए पेंशन। तो आपने ये पुराना डेटा है आपके पास, हाँ वेरी गुड। चलो आर्टिकल 53 मैंने क्या बताया कि हमारे देश में जो भी काम होते हैं ना, सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जो भी पावर्स वगैरह, फंक्शन वगैरह है, सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो ये अनुच्छेद 53 में है ये चीज़ कि राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होना, कार्यपालिका शक्तियाँ। यानी ये बात वैसे आप जानते हो, अब मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या जाना था आपने? संसदात्मक प्रणाली में आपने क्या जाना था? क्या जाना था आपने? कि प्रेसिडेंट में सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित जरूर होती है, परंतु ये शक्तियां नाम की होती है, नामित होती है ना। आर्टिकल 53 में दे दिया है शक्ति, बट कोई काम का नहीं है। सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के नाम पे होती है। हाँ, मतलब सारी चीज़ों का स्टेप प्राइम मिनिस्टर लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। जो गवर्नमेंट का हेड है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, बस सिग्नेचर है, हाँ बिल्कुल सिग्नेचर है। तो ये चीज़ है। लेकिन हेड ऑफ द कंट्री पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए हेड ऑफ द कंट्री, तब तो प्रेसिडेंट ही होगा ना। यही बताया था ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि देश का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति ही होता है, और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। चलो आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट की ना एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं कि योग्यता कितनी होती है, क्या योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? एक बात मैं साफ बता दूं आपको,
अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है तो वो एज से ही रिलेटेड बनता है। जो आपको मेन याद रखना है वो एज याद रखना है। तो क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो सभी सरकारी नौकरी के लिए होता है। चलो खैर इसको हम नौकरी नहीं कह सकते, ठीक है, बट फिर भी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ये आपने कई बार सुना होगा, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पद पर ना हो। कोई बताएगा मेरे को लाभ का पद का मतलब क्या होता है? लाभ के पद पर ना हो। चलो कौन बताएगा मेरे को? ये हमने बहुत बार सुना है ना, आपने सुना होगा, मतलब कोई पहली बार ही आपके सामने नहीं आया होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। बट इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? लाभ का पद, नौकरी पर ना हो, बेरोजगार बेचारा, यानी कि सबसे पहले नौकरी छोड़ो है, अपने फायदे के चक्कर में ना हो, सरकारी पद पर ना हो, सरकारी अनदर गवर्नमेंट जॉब। हाँ चलो देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ये लाभ का पद क्या होता है याद रखना, कोई भी ऐसा पोस्ट, अनदर पोस्ट, जहां से सैलरी मिलती हो, कोई भी अन्य पद जहां से सैलरी मिलती हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट किसी अदर ऐसे पोस्ट पे नहीं रह सकता, ऐसे किसी अदर गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं रह सकता जहां से उसे, हाँ ऐसे किसी अनदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं रह सकता, किसी पोस्ट पे नहीं रह सकता जहां से उसे सैलरी मिलती हो। चलो देखो एक चीज, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, इसको समझने के लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए। आपके देश में ना पीएम होता है, पीएम होता है, इसको जो कुछ भी सुविधा, भत्ते, सैलरी मिल रही है वो किस पोस्ट के लिए मिल रही है? पीएम के पोस्ट के लिए मिल रही है ना। आप जानते हो ना कि हमारे देश में जो पीएम होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, कहाँ का? नीति आयोग का। अभी वर्तमान में चलता है ना नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है? यही तो मतलब है पदेन अध्यक्ष का, कि इसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होने के लिए सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा एक पोस्ट पे बैठा हुआ है ना कि ये नीति आयोग का चेयरमैन है, तो उसके लिए इसको वेतन भत्ता नहीं मिलता, ठीक है, वहां से कुछ नहीं मिलता है इसको। वहां से जैसे ही मिल गया तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा और फिर इसके लिए खतरे की बात हो जाएगी, है ना। तो जहां भी आप ये एक्स ऑफिशियो देखते हो ना, पदेन देखते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, उस पोस्ट के लिए उसे कोई सैलरी वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये होता है लाभ का पद। नहीं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो अपने आप है, मतलब कि अगर कोई पीएम बना तो वो ऑटोमेटिक उसका चेयरमैन होगा ही होगा, है ना। ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है, मतलब क्या रिपीट करना है? अश्मित कौर। क्या रिपीट करूं? फटाफट बता दो। नीति आयोग प्लस पीएम दोनों देखना है? हाँ दोनों देखना है भाई, हाँ दोनों को एक साथ देखता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब, हाँ एक्स ऑफिशियो का ना 5 ईयर प्लानिंग नहीं होता, योजना आयोग होता था पहले। तो योजना आयोग से हटकर किसी का एक क्वेश्चन है, चलो मैं 1 मिनट में सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट है, प्लीज रिपीट। ओके, तो भाई मैंने क्या बताया कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि उस पोस्ट के लिए उसे सैलरी या अलाउंस नहीं मिलता,
ठीक है, हमारे देश में जैसे पीएम है तो पीएम को सैलरी सिर्फ पीएम के पोस्ट के लिए मिल रही है, अगर वो चेयरमैन है नीति आयोग का तो उसके लिए उसको कोई वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है, ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का। अगला डाउट है 5 ईयर प्लानिंग से हटकर नीति आयोग का गठन 2012 या 2014 में हुआ था सर। हाँ, दोनों ही गलत है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। नीति आयोग जो है ये पहले मतलब इसकी जगह प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग होता था, तो ये 5 वर्षीय योजना बनाती थी। तो प्लानिंग कमीशन हटके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, प्लानिंग कमीशन को हटाकर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी एक्स ऑफिशियो का मतलब ही बताया 5 बार, लक्ष्मी अग्रवाल। एलिजिबिलिटी का ये लास्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी का लास्ट पॉइंट है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद, कि कोई भी ऐसा सरकारी पद ना हो जिससे उसे वेतन या भत्ता आता हो, ये मतलब होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। हाँ, चलिए जी, तीसरा एलिजिबिलिटी यहां लिख रहा हूं कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स। जो आपको याद रखना है वो ये तो जरूर रखना है, जो मेजर क्वेश्चन है वो यही है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये एलिजिबिलिटी होती है भाई प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए। कलाम साइंटिस्ट थे। हाँ, ये नया नहीं है वैसे, हाँ नया नहीं है ये। हाँ, तो साइंटिस्ट थे तो क्या हुआ फिर, सरकारी पैसा थोड़ी मिल रहा था, और कहीं से कोई वेतन नहीं लेते थे वो, है ना, चाहे वो कहीं पढ़ाने जाते थे या कुछ भी था, जो वो वेतन ले रहे थे वो सिर्फ प्रेसिडेंट होने की ही उस समय ले रहे थे। रिटायरमेंट भी पूछते हैं सर, 62-65 क्या होगी है। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, पूजा ने पूछा है, हाँ, नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट की, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, रिटायरमेंट, अच्छा देखो, मैं ना आपको पूरे संविधान का ना एक कॉमन पॉइंट है जो बता देता हूँ। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक ये कॉमन पॉइंट है, ध्यान रखना, ये पूरे संविधान में लागू होता है और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो क्या कि अगर मैंने किसी पोस्ट का मिनिमम एज बता दिया, अगर मैंने किसी पोस्ट का मिनिमम एज बता दिया तो भाई अपर एज मेंशन है ही नहीं, अपर एज के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर वो बंदा किसी भी उम्र तक रह सकता है उस पद पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर मैंने किसी का रिटायरमेंट एज बताया, है ना, अगर मैंने किसी का रिटायरमेंट एज बताया तो फिर उसका मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल अप्लाई होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब मैंने जब आपको प्रेसिडेंट का न्यूनतम आयु बता दिया तो आप समझ जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपर एज का कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन पॉइंट है, पूरे संविधान पे लागू होती है ये चीज। चलो आगे चलते हैं फिर। ये तो एलिजिबिलिटी हो गया हमारा, ये एलिजिबिलिटी। अब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जानते हैं भाई, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं दिया हुआ है भाई, है ना।
स्वीटी हरबंशी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैज़ नॉट बीन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं दिया है, प्रेसिडेंट ही क्या, ठीक है ना, पीएम का है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ जी, तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले तो इनडायरेक्टली चुना जाता है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। देखो एक चीज बता रहा हूं, अभी ना थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग अपना बिल्कुल कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा समझने वाला है ना, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश में ना प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, ये मेरे ख्याल से, हाँ थे, हमारे देश में प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, ये मेरे ख्याल से 90% जनता को प्रोसीजर नहीं पता होगा। 90% एजुकेटेड की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखों की, कि 90% एजुकेटेड लोगों को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। ये तो सबको पता है ना, जो मैंने लिखा है ना, ये सबको पता है कि इनडायरेक्टली चुनते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ही क्या होता है, जिसमें जनता वोट नहीं देती सीधे, है ना, जिसमें जनता वोट नहीं देती, जिसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम नहीं देते, कौन देते हैं वोट, हमारे प्रतिनिधि वोट देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हम किन्हें चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं और हम एमएलए चुनते हैं। अभी जो आप पीछे देख के आए हो, हम एमपी और एमएलए चुनते हैं और ये फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्टली, इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, आपके देश में जो आम चुनाव होता है ना, अभी 5 राज्यों में आम चुनाव है, आपके देश में जो जनरल इलेक्शन होता है, तो मान लो एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं कि ये जो एमपी एमएलए होते हैं आम चुनाव, तो मान लो इसमें 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी, चलो 4 कैंडिडेट रख देते हैं, ठीक है, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी। एक को कुल वैध मतों का 30% मत मिला, एक को 20% मत मिला, एक को 10% मत मिला और एक को 40% वोट मिला, 40% वोट मिला। चलो बताओ कौन जीत गया, कौन जीत गया इनमें से। ये हम एमपी एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं, कौन जीत गया इनमें से, डी जीत गया, है ना, डी जीत गया, सिंपल सी बात है। डी को सबसे ज्यादा वोट मिले 40%, ये जीत गया। आपको हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना नजर नहीं आ रही यहाँ पे, कि 60% लोग तो चाहते ही नहीं थे कि डी हमारा प्रतिनिधित्व बने। 60% लोग तो चाहते ही नहीं थे, मेजॉरिटी तो चाहती ही नहीं थी डी को, मेजॉरिटी तो डी को चाहती ही नहीं थी और डी बन गया। ये हमारे देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है ना। एक बात कह रहा हूं, मतलब मैं आपको, नहीं यहाँ पे समर्थन सरकार बनाने के लिए होता है, किसी एक मेंबर को जीतने के लिए नहीं होता। मैं किसी एक मेंबर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे डी जीत गया, लेकिन याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। नहीं मैं ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जगह से खड़े 4 लोगों की बात कर रहा हूँ, एक किसी क्षेत्र से खड़े 4 लोगों की बात कर रहा हूँ। तो डी को सबसे ज्यादा वोट मिले, डी जीत गया, बस बात खत्म। ठीक है, ये मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट की, ना कि मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। चलो भाई आगे देखो। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, याद रखना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक रूल होता है कि टोटल वोट का अगर किसी कैंडिडेट को 50% प्लस वोट ना मिले तो वो जीता हुआ नहीं माना जाता।
ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का रूल है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये नहीं होता, ये सिस्टम नहीं फॉलो होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि टोटल वैलिड वोट का अगर 50% प्लस किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा जब तक, तो वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इनको पूरी मेजॉरिटी लेके आनी पड़ती है, कोई भी कैंडिडेट अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलए चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन कौन होते हैं वो जो इन्हें चुनते हैं, है ना। ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि जो प्रेसिडेंट के जो चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुनते हैं, कौन कौन मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, एक मिनट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये दो हाउस होते हैं हमारे संसद में। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। एक तो ये प्रेसिडेंट के वोट देते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे देखो, जो आपको जो वर्ड याद रखना है ना, वो क्या, कि मैंने ना इलेक्टेड मेंबर्स का यूज किया है, यहाँ पे मैंने निर्वाचित सदस्य उपयोग किया है, ऑल नहीं यूज किया। सभी मेंबर वोट नहीं दे सकते। देखो, राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। सीधा प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर को बिठा देता है नॉमिनेट करके। और लोकसभा में दो ऐसे मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। ये वोट नहीं दे सकते, है ना। इन मेंबर की अगर हम बात करें तो ये वोट नहीं दे सकते, है ना, ये वोट नहीं दे सकते। सोचो आप, क्यों, क्या बिगाड़ा है इन्होंने इनका, क्यों नहीं वोट देने दे रहे इन्हें, राज्यसभा के 12 मेंबर को और लोकसभा के ये 2 मेंबर्स को, क्या बिगाड़ा है इन्होंने? कोई बता सकता है कि इनको क्यों नहीं वोट देने दिया जा रहा? आई होप कि सभी जगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट कर सकता है? वोट बायस होंगे, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। यस, वेरी गुड दीपा कुमारी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। वो नॉमिनेटेड है। एक्चुअली क्या है कि ये हमने नहीं चुना ना, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इनको वोट देने का राइट नहीं होता, ये वोट नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ऑप्शन होगा ना, तो इलेक्टेड मेंबर्स पे ध्यान देना है कि वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए, ऑल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलो दूसरा, और कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? और भाई पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड वर्ड तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित ही आ गया, यहाँ भी निर्वाचित ही आ गया, इनको आप एमएलए कहते हो, ठीक है भाई, इनको ना आप एमएलए कहते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको आप एमपी कहते हो, पीछे बता के आया हूँ। तो जो स्टेट्स में जो एमएलए होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनको भी वोट देने का राइट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, अगला पेज ले लेता हूँ, और कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, क्योंकि ये स्टेट तो है नहीं, ये यूनियन टेरिटरी है ना, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये यूटीज़ हैं हमारे देश में, ये यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये ओनली यूटीज़ हैं, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे एमएलए होते हैं, बाकी और केंद्र शासित प्रदेशों में एमएलए नहीं होते, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली होता ही नहीं है बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यही वो 3 हैं समूह जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए, और तीसरा क्या आ रहा है यहाँ पे, तीसरा आ रहा है इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, कि दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित एमएलएज, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती है। चलो फटाफट बताओ, क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं है आपको, समझ आ गई बात। चलो वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ना हम इनके ना वोट्स के वैल्यू की बात करते हैं। इनके वोट की कुछ वैल्यू भी होती है, उन वैल्यू को देख लेते हैं। ये जब वोट देते हैं तो उसको कितने वोट के बराबर माना जाता है, या फिर इनके वोट की वैल्यू को काउंट कैसे करते हैं ना, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग ऑफ देयर, कंप्यूटिंग ऑफ देयर वोट्स, हाउ इट इज कंप्यूटेड। चलो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ वोट्स, इनके मतों का मान क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। जब एक एमएलए वोट देता है तो वो कितने वोट के बराबर माना जाता है। सेकंड पॉइंट कौन सा, ये यूटीज है, ये वाला कह रहे हो क्या, इस वाले स्लाइड पे सेकंड पॉइंट। दीपक कुमार, क्या भाई क्वेश्चन पूछ के गायब हो गए क्या, आर यू देयर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ वोट जान रहे, तो पहले एमएलए के वोट की वैल्यू जानते हैं कि एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की जनसंख्या। नहीं, एमएलसी नहीं करते ना, एमएलसी हर जगह होता भी नहीं है ना, एमएलसी नहीं करते पार्टिसिपेट, वो नहीं करते। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट राज्य की जनसंख्या, एंड अपॉन इलेक्टेड एमएलएस इन दैट स्टेट,
कि भाई उस राज्य में कितने निर्वाचित एमएलए हैं। ऊपर हमने राज्य की जनसंख्या रख दी और नीचे हमने उस राज्य में जो भी निर्वाचित एमएलए है उससे डिवाइड कर दिया, एंड इनटू 1/1000 बटे में गुणा में 1/1000। अब देखो इसे सॉल्व करके जो कुछ भी वैल्यू आएगी, अब इसे सॉल्व करके जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो एमएलए के, एक एमएलए के वोट की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे 1000 से डिवाइड क्यों किया है, तो 1000 कुछ नहीं है भाई, बस वैल्यू को कम करने के लिए किया है। ठीक है, और वैल्यू करोड़ों में ना आ जाए, मतलब है ना, जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश की या किसी भी स्टेट की, तो वैल्यू करोड़ों में ना आ जाए, बस वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए 1000 से भाग कर दिया है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब कोई एग्जाम्पल ऐसे ही मान लो, हाइपोथेटिकल, सपोज कोई भी स्टेट है जहां का पॉपुलेशन जो है सो 2 करोड़ है, मान लिया हमने कि पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और वहां पे टोटल जो है सो मान लेते हैं 100 या 50 मान लो, चलो वहां पे टोटल 50 एमएलएज हैं। ठीक है, एंड इनटू 1/1000। तो जैसे ही एक एमएलए वोट देगा यहाँ, तो वो कितने वोट के बराबर माना जाएगा, 400 वोट्स के बराबर माना जाएगा, 400 वोट के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, इस तरह से होता है। इलेक्टेड एमएलए स्टेट में कितने हो सकते हैं, ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ये सब जगह बराबर नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल पे होती है जनगणना के बाद, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ऐसे तो किसी स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो उनका ये मानना है कि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए। अरे भाई जनसंख्या ज्यादा है ना, तो एमएलए की सीट्स भी ज्यादा है ना वहां पे। जो सीटों का निर्धारण होता है ना, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना, जो सीटों का निर्धारण होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, अब एक बात बताओ, हमारे देश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? हमारे देश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? फटाफट अगर आपने मेरी बात पकड़ ली तो यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है ना। अभी यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं। यूपी में विधानसभा की टोटल 403 सीटें हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो बराबर ही आता है लगभग। सीमा मिश्रा, what is this 16.4%? I could not understand. चलो ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो ये एमएलए के वोट की वैल्यू आ गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सेकंड, अब हम एमपी के वोट के वैल्यू की बात करते हैं कि एमपी के वोट का वैल्यू क्या होता है। अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि हमारे देश में ना जितने भी एमएलए हैं उन सबके वोट को जोड़कर ऊपर रखेंगे। क्या लिखा है मैंने कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ टोटल एमएलएज इन कंट्री, कि हमारे देश में जितने भी एमएलएज हैं उन सबके वोट को ऐड करके
ऐड कर देंगे, सबको ऊपर रख देंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, और जो भी हमारे देश में एमपीज हैं, निर्वाचित एमपीज, उसको नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ये सॉल्व होके आएगा तो एक एमपी के वोट की वैल्यू हो जाएगी, ये एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी। देखो सिंपल सी बात है कि जो एमएलए के वोट की वैल्यू है वो स्टेट के पॉपुलेशन से काउंट किया जाता है, और जो एमपी के वोट की वैल्यू है वो एमएलए के वोट को जोड़कर निकाला जाता है। तो इस तरह से इनके वोट निकाले जाते हैं, ठीक है, ये इनके वोट की वैल्यू होती है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? क्लियर है ये? एमपी सांसद कहते हैं ना, सांसद। जो इलेक्टेड है, जो इलेक्ट होके आ चुके हैं। ज्योति मलिक। क्वेश्चन कंफ्यूजन प्लीज रिपीट। अच्छा ठीक है। एमएलए स्टेट एमपी, हाँ एमपी सेंटर में होते हैं, एमएलए स्टेट में होते हैं। हाँ ज्योति मलिक, कंफ्यूजन किस चीज़ को लेके है? ये नहीं समझ आया क्या? मतलब कि वोट की वैल्यू कैसे निकाली गई है? इलेक्शन के बाद, हाँ, जब ऐसा होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, और उस समय उस स्टेट में जो भी एमपी एमएलए के पद पे होते हैं तो उन्हीं को कंसिडर किया जाता है, चलो ज्योति मलिक आप देख लो, ये क्या है कि ये हमने पहले एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली है। तो एमएलए के वोट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया है कि स्टेट के पॉपुलेशन को ऊपर रख दिया और उसे नीचे उस स्टेट में जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं उन सब की संख्या से डिवाइड करके और इंटू 1/1000 कर दिया। तो स्टेट के पॉपुलेशन से एमएलए के वोट की वैल्यू निकली, और वही एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली गई है? तो हमने हमारे देश में जितने भी एमएलए हैं उन सबके हमने टोटल वोट को जोड़कर ऊपर रख दिया, और फिर हमारे देश में कितने एमपीज हैं उन सब की वैल्यू को नीचे रख दिया, डिवाइड कर दिया। तो इससे एमपी के वोट की वैल्यू आई है। टोटल एमपी एमएलए बता दूं कितने हैं कंट्री में? चलो देखो, एमपी तो बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब राज्यसभा आएगा, लोकसभा आएगा, तो वहाँ पे कितने सदस्य वो तो हमें पढ़ना है, ठीक है, कि कितने सदस्य राज्यसभा में हैं, कितने लोकसभा में है, तो वहाँ से तो आपको एमपी का पता लग ही जाएगा। और कितने एमएलए है ये जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। करंट में बस याद रखो कि भाई जैसे यूपी में चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे कितने होंगे, ये सब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेट में। बाकी जो राज्यसभा लोकसभा का है वो तो मैं बताऊँगा ही आपको। हाँ, दिल्ली में 70 होते हैं भाई। दिल्ली में चलो दिल्ली की बात करें, कोई दिल्ली का पूछ रहा है, तो दिल्ली में भाई आपके जो एमएलए हैं वो 70 है, और एमपी जो है ना वो 9 है भाई, 9 है। सॉरी, एक मिनट रुक जाना। जो एमपीज है वो टोटल 10 है, 10। इसमें से 7 लोकसभा है और 3 राज्यसभा है, ठीक है, 7 लोकसभा 3 राज्यसभा। एमपी 10 है दिल्ली में। चलो, तो ये भाई इलेक्शन का प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, जो भी हमने जाना।
अब हम अदर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अब आगे आते हैं हम। अच्छा, वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ जीके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कुछ हिस्ट्री को लेकर बात करें इलेक्शन को लेकर, तो हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ओनली प्रेसिडेंट है अभी तक जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं, 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये ओनली प्रेसिडेंट है जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। बाकी कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी पर्सन आज तक 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बना इंडिया का, ये ओनली है। और इनका कार्यकाल कितना रहा है? 12 वर्ष का रहा है। 12 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है। क्या आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये यार, ये 12 का क्या मतलब है? या तो ये 10 होता या फिर ये 15 होता, और 15 होता तो 3 बार होता। 12 का क्या मतलब है? 12 कैसे हो सकता है ना? तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। भाई देखो, आप लोग ना अभी इतनी सारी चीजें पढ़ के आ गए हो, तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैं समझा देता हूं। अच्छा चलो, ओके। 1950 से पहले वाला भी काउंट हुआ है। जब हम रिपब्लिक ही नहीं थे तो प्रेसिडेंट किस बात का? प्रेसिडेंट तो तब बनेगा जब हम रिपब्लिक हो जाएंगे, और हम रिपब्लिक तो 1950 में हुए। भाई रिपब्लिक वर्ड का मतलब प्रेसिडेंट से होता है ना, राष्ट्रपति से होता है, पढ़े हो ना आप लास्ट क्लास में। और जब हम रिपब्लिक ही नहीं थे, जब हम गणतंत्र ही नहीं थे, तो प्रेसिडेंट किस बात का? हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का पद है ना, वो 24 जनवरी 1950 से आया है, या 26 कह लो, 26 जनवरी 1950 से। देखो भाई, ऐसा है, आप अभी पढ़ के आए हो कि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है। प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलए चुनते हैं। हमारे देश में जब 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो गए, हम गणतंत्र हो गए, तो अब हमारे देश में प्रेसिडेंट का होना बहुत अनिवार्य था। लेकिन हमारे देश में जो फर्स्ट इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जो पहले आम चुनाव हुए थे हमारे देश में, इनको चुनने के लिए, एमपी एमएलए को चुनने के लिए, जो हमारे देश में पहले इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, ये 1952 में आए थे। यानी कि प्रेसिडेंट को चुनने वाले लोग जो हैं वो 1952 में आए थे चुनकर। बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी हमारी देश की। काफ़ी टाइम लग गया इलेक्शन कमीशन को वोटिंग लिस्ट तैयार करने में, चुनाव करवाने में, रिजल्ट देने में, बहुत टाइम लग गया इलेक्शन कमीशन को, पूरे 2 साल लग गए। तो इस बीच में प्रेसिडेंट का होना जरूरी था। तो मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना था। और ये आज के तरीके से तब नहीं चुने गए थे।
तब ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। जो आज का तरीका फॉलो होता है एमपी एमएलए के द्वारा, वो ऐसे नहीं चुने गए थे। तो 2 साल तो ये इस तरह से रहे, 2 साल ये इस तरह से प्रेसिडेंट रहे। फिर जब 1952 में एमपी एमएलए चुन के आ गए तो 2 बार दोबारा चुने गए ये, 1952 से 1957 तक, 1957 से 62 तक। तो भाई प्रेसिडेंट तो 2 ही बार चुने गए थे ये, लेकिन पूरा कार्यकाल इनका 12 वर्ष का था, जो कि संविधान के लागू होने से लेकर एमपी एमएलए के इलेक्शन तक था, जब तक इनको चुनने वाले नहीं आ गए थे, है ना। तो इस तरह से 12 साल होता है। ये लॉन्गेस्ट हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है ये 12 वर्ष, है ना। कितनों को समझ आ गई इतनी सी बात। देखो ये चीज़ें छोटी मोटी नहीं है ये, है ना। इन चीज़ों को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है ये, कि 12 वर्ष बता दिया, 12 वर्ष बता दिया और चुने 2 ही बार गए थे। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि जो टर्म है वो प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें, ठीक है, ऐसे हैं ये चीज़ें। चलो चलो इसके बाद हमारे देश में एक बार एक बंदा इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और ये प्रेसिडेंट बन गया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है, किसी पार्टी से खड़ा नहीं था ये, है ना, किसी पार्टी से खड़ा नहीं था ये, ना ये यूपीए से खड़ा था, यूपीए कांग्रेस का अलायंस है, ना ये यूपीए कांग्रेस का है, ठीक है, ना ये एनडीए से खड़ा था, एनडीए बीजेपी का अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, जो भी है, ये किसी पार्टी से खड़ा नहीं था और ये प्रेसिडेंट बन गया, जीत गया ये। इस पर्सन का नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी एक ऐसा कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट था और प्रेसिडेंट बने हमारे देश के, ये राष्ट्रपति बने हमारे देश के, ठीक है। इसके पीछे बात क्या है कि ये 1969 की बात है। हमारे देश के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, देखो एक और जीके का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका नाम था जाकिर हुसैन, इनका नाम था जाकिर हुसैन। ये बेचारे बीच में ही निकल लिए, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, डेथ हो गई इनकी। तो जब इनकी डेथ हुई तो अब उसके बाद वीवी गिरी को इलेक्शन फाइट करना था, है ना, प्रेसिडेंट के लिए। तो भाई उस समय कांग्रेस ने संजीवा रेड्डी को अपना कैंडिडेट चुना, कांग्रेस ने संजीवा रेड्डी को अपना कैंडिडेट चुना। लेकिन ना इंदिरा गांधी कुछ एक अलग ही थिंकिंग रखती थी। हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, इस्तीफा देके फिर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी कुछ अलग ही थिंकिंग रखती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट खड़ा करा दिया। वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ना अपना डोमिनेंसी दिखाना चाहती थी पार्टी में, क्योंकि इस समय पार्टी में कुछ ऐसे मेंबर थे जैसे मोरारजी देसाई वगैरह, जिससे इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी, है ना। तो इंदिरा गांधी अपना एक डोमिनेंसी दिखाना चाहती थी, इसने वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया और इसके जितने भी एमपी एमएलए थे सबको बोला कि इसी को वोट देना, इसको वोट देना ही नहीं है, कि मैं दिखा रही हूँ, देखो कि कैसे मेरी बात मानते हैं सारे। और वीवी गिरी जीत गया, अपनी पार्टी के मेंबर को हरवा दिया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस से थी और कांग्रेस की पार्टी के मेंबर को ही हरवा दिया अपनी डोमिनेंसी को दिखाने के लिए कि भाई मैं हूँ जो हूँ, ठीक है, यहाँ मेरी चलती है ना। और इस तरह से ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट बन गया हमारे देश का। तो ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा है ये आज तक के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलो, तो यहाँ तक समझ आ गई बात, सभी को क्लियर है।
कौन सा वाला रिपीट यही है कि मैंने क्या बोला कि कांग्रेस ने अपना जो मेन कैंडिडेट खड़ा किया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो संजीवा रेड्डी थे, और इंदिरा गांधी ने अलग से अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट, और सारे एमपी एमएलए को बोला इसी को वोट देना, और ये जीत गया। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बन गया मतलब भारत का। तो ये चीज़ बताया है मैंने। वही होगा 69 से 74 होगा, और कब होगा कार्यकाल। आया राम गया राम यहाँ नहीं आएगा, एंटी डिफेक्शन में आएगा, दल बदल कानून में। वो हरियाणा का एक एमएलए था, कभी किसी दल में जाता था कभी किसी दल में, उसका नाम ही राम था। हाँ चलो आज अभी फिर इतना ही रहने देते हैं, अब मैं भी अब छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं हम, अब इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में। में वही डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो है हाँ जी। हाँ वही